तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है क्लास 10th का एनसीईआरटी इतिहास का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर का हम लोग पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखने वाला है। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बता दिया है और इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो पहला चैप्टर है ना इतिहास का, उसका हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं पहला चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन इसमें उसको देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के आखिर कारण क्या थे। ये जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित थे। यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि 1848 ईस्वी को क्रांति का मुख्य कारण लुई फिलिप की आंतरिक एवं बाह्य नीतियाँ थी, जिनके कारण फ्रांस में उसका शासन लोकप्रिय हो गया। 1848 ईस्वी तक फ्रांस में जो क्रांति हुई वह केवल फ्रांस तक ही नहीं रही, बल्कि इस क्रांति की चपेट में पूरा यूरोप आ गया, ठीक है दोस्तों। ये है इसका पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। क्या था दोस्तों? वो जो था घोर प्रतिक्रियावादी था और उसने इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, ठीक है दोस्तों। लेकिन दमनकारी नीति के कारण इटली एवं जर्मनी की जनता को में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ता गया। जब 1848 में मेटरनिख का पतन हुआ, तब वहाँ के जनता के प्रयास के बाद वहाँ पे 1871 में इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो गया। दोस्तों, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव भी कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा, जैसे कि मेटरनिख का पतन जो पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है 1847 में मेटरनिख का पतन हुआ था। तो ये सब ऑब्जेक्टिव भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हाँ, ये भी पूछता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ, तो 1871 ईस्वी में हुआ, ठीक है दोस्तों। इस सब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ था। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों की वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। नेपोलियन के नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की अहम भूमिका थी, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर। और इसका लघु उत्तरीय का चौथा प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, ठीक है दोस्तों। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई, ठीक है दोस्तों। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के रियासत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किए, ठीक है दोस्तों। इटली के रियासत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया कौन? गैरीबाल्डी ने, ठीक है दोस्तों, अपने सैनिकों को लेकर। अब देखिए दोस्तों, गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ के सत्ता संभाली। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्रों को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया, ठीक है दोस्तों, उसको सौंप दिया। अब देखिए दोस्तों, वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की तरह जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ, ठीक है दोस्तों। ये था चौथा का आंसर, ठीक है, गैरीबाल्डी का कार्य। अब पांचवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे होगा कि विलियम प्रथम जो था, इसके बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, आखिर कैसे। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि अगर बिस्मार्क को विलियम प्रथम का समर्थन नहीं मिलता तो जर्मनी का एकीकरण असंभव था, ठीक है दोस्तों। विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक था। कैसे विचारों का समर्थक था दोस्तों? तो ये था राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक था, ठीक है दोस्तों। उसके नीतियों के द्वारा जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, साथ ही आधारभूत संरचना में भी काफ़ी सुधार हुए, जिससे जर्मन राष्ट्रों को एक करने का मौका मिला। और विलियम प्रथम ने
महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया था। किसको अपना देखिए दोस्तों, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि विलियम प्रथम ने अपना चांसलर किसको नियुक्त किया था, तो बिस्मार्क को नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन मतलब ये ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसने रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी है कुछ अभी कि आखिरकार प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया। ठीक है दोस्तों, ये था आज की वीडियो का लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि दोस्तों जो पहला चैप्टर था ना, उसका हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन को भी देख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी इस वीडियो में, इसके अगले वीडियो में मैं ला दूंगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।